You are watching खबर फेस टू फेस। 13 जून से जो इजराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, पहला हमला जो इजराइल ने किया था, उसी को लेकर आज क्या अपडेट है, उस अपडेट पर हम बात करेंगे। मौलाना शान हैदर साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मौलाना, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि ईरान और इजराइल की जंग को आप किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि ईरान और इसराइल की जंग में, इस जंग को आप किस नज़र से देखना चाहते हैं। देखिए जिशान भाई, मैं इन चैनल के ज़रिए से काशिफ टाइम और बोल्ड टाइम, खबर फेस टू फेस, इनके ज़रिए से एक मैसेज दे दूँ कि इस्लाम जो है, आप शुरू से देख लीजिए, इस्लाम ने, आप तारीख उठा के देख लीजिए इस्लाम की, कि इस्लाम ने कभी हमला करना नहीं सिखाया है। इस्लाम ने कभी पहल ही नहीं की है। आप जंग बद्र से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने जितनी जंगें लड़ी है, रसूलुल्लाह भी साथ साथ में थे। आप देख लीजिए, कहीं भी मौला ने अपने हरीफ पर, अपने सामने वाले पर तलवार नहीं उठाई है, बल्कि सामने वाले से कहा है कि तू हमला कर, मैं दिफा करूंगा। तो इस्लाम कहता है कि हम दिफा करेंगे, हम, तुम हमला करोगे, हम दिफा करेंगे, फिर उसके बाद हम जवाब देंगे। आपका ये सवाल है कि ईरान और इसराइल की जंग में किस वजह से देखते हैं, तो इसराइल की ये कोशिश थी, ये चाल थी कि कई साल से इस पहल में लगा हुआ था, इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि पहले हम फिलिस्तीन को जो है निस्तनाबूद कर देंगे, फिलिस्तीन को हटा देंगे, फिलिस्तीन के बच्चों को, औरतों को मार देंगे, वहाँ पे जो है बमबारी करेंगे, सारी चीज़ों को, प्लेग्राउंड को, हॉस्पिटल को, उनके घर को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके बाद जो है फिलिस्तीन के बाद गाजा का आपने हाल देखा है, क्या किया फिलिस्तीन, इसराइल ने। फिर उसके बाद आपने लबनान का हाल क्या देखा। यानी कुल मिला जुला के ये निशान है कि इसराइल ये चाहता था कि इसके बाद हम ईरान का नंबर लगाएंगे। तो वो ये सोच रहा था कि हम पहले हमला करेंगे और हमला करने के बाद हम सिंपैथी ये लेंगे कि ईरान की जो आवाम होगी वो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी और लोग रोड पे आ जाएंगे और हमारा जो है मंसूबा जो है कामयाब हो जाएगा और यहाँ से जो है ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। उन्होंने हमला किया। ईरान पिछले 40 साल से, या यूँ कह दिया जाए कि 1948 से, जब भी आप देखिए तारीख उठा के, इसी कोशिश में लगा था कि हम डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। फिलिस्तीन का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। लेबनान का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। या हिजबुल्लाह का मामला होगा, हम डायरेक्ट नहीं आएंगे। हम, अगर इसराइल हमसे डायरेक्ट होगा तब हम डायरेक्ट आएंगे। और इसी कोशिश में ईरान था। आज उसको वजह मिल गई और जैसे ही इसराइल ने उस पर हमला किया, फौरन ऐसे हमले किए ईरान ने कि आज पूरी दुनिया देख रही है, मैं हैरत में है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास आई कैसे। इसको आप दिफा कह सकते हैं। ये दिफा मतलब आप इसको, जैसे आप नजर से, मैंने आपसे सवाल किया था, तो दीनी और दुनियावी दोनों नजर से आप कैसे देखेंगे? क्या ये हक और बातिल की जंग है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हक और बातिल की जंग है। आप देखिए इसराइल क्या चाहता है। आप ये देख लीजिए कि इसराइल के पीछे है अमेरिका। जो कुछ इसराइल करता है वो अमेरिका करवाता है। या ये कह दिया जाए, इसराइल एक प्रॉक्सी मुल्क है। प्रॉक्सी के अगर आप माने भेद में जाएंगे तो किसी की जगह पर कब्जा करना या किसी के लिए काम करना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो इसराइल प्रॉक्सी है। किसके लिए है? वो अमेरिका के लिए, वो अमेरिका के लिए काम करता है। और जो आपने सवाल किया है कि आप दीनी और दुनियावी नजरिए से इसको आप क्या बोलते हैं, नजरिए से कैसे देखते हैं भाई? दुनिया भी साथ दे रही है क्या ईरान? बिल्कुल दुनिया साथ दे रही है। आप देखिए, मीडिया पे देखिए कि आज जो है जितने भी ममालिक है, जितने भी मुल्क है, आप उसमें आप देखिए खुल के रूस भी ईरान के साथ है, चाइना भी ईरान के साथ है। ये दुनियावी नजर से आपका जो है उत्तर कोरिया ईरान के साथ है। इसके अलावा यमन हो गया, आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, जहाँ पे 60% शिया रहते हैं, वो सब जो है दुनियावी एतबार से सब ईरान के साथ है। और सब है। ईरान ने कहा किसी की मदद नहीं ले रहा है। हाँ, सब खड़े हैं कि हमारी मदद। हाँ, इसमें तो जो राष्ट्रपति रूस है, जो
राष्ट्रपति रूस के हैं पुतिन, उन्होंने अभी कल परसों उनका बयान आया था कि उन्होंने सामने से ईरान से पूछा कि हम आपकी हेल्प करें, तो ईरान ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी आपकी जरूरत अभी नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम बोलेंगे। इस जंग में इजराइल ने जो पहल की है, पहला हमला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि इजराइल ये चाह रहा था कि ईरान हमारी ज़ेर तसल्लुत आ जाए, उसके बाद हम एक नया रजीम, एक नया कानून और एक अपना नया मजहब जो है ईरान में रखें और ईरान वालों को अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, सत्ता की, हाँ, वो चाह रहा था कि जिस तरीके से इजराइल में हमारी हुकूमत चल रही है, उस तरीके से ईरान में भी हमारे जो है सत्ता चले, हमारा काम चले, हमारा हुक्म चले, हमारा हुक्म सादिर है, वहाँ के लोग हमारे गुलाम बन के रहे। लेकिन जो ईरानियों ने दिखा दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं है, अगर हम गुलाम है तो हम गुलामान हैदर है फकत, और किसी के गुलाम नहीं है। जी, तीसरा हम सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि जो ईरान इस जंग में कहाँ खड़ा है, आप इसका क्या मकसद है ईरान का कि जंग में आप क्या मकसद? देखिए, ईरान का शुरू से एक ही मकसद है, ये आइडियोलॉजी चल रही है, जो शुरू हो गई है, ये आइडियोलॉजी चल रही है। ईरान की शुरू से ये आइडियोलॉजी रही है कि 1948 से जब से ये इसराइल फिलिस्तीन की जगह पे आया है, ईरान उसी दिल से कह रहा है कि भैया ये जो मामला है फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन को दे दिया जाए, ये गासिबाना हक आपका नहीं है। मैं आपको मिसाल के वजह से वाज़ेह कर दूं कि आपका 3 BHK घर है, 3 BHK घर है, 3 रूम वाला घर है, कौन कर रहे? अब वो कोई और आ जाए तो जबरदस्ती में जो कब्जा कर ले, उसके बाद 2 BHK यानी 2 रूम फिर ले ले, 1 रूम आपको दे दे, जो कि है आपका, आपके नाम पे, आपका अपना जाती है। लेकिन अगर कोई आके जबरदस्ती कब्जा करे कि नहीं, 1 तुम लोगे, बाकी 2 हम लेंगे। नहीं, हाल इस समय फिलिस्तीन का चल रहा है कि फिलिस्तीन की पूरी जगह है, लेकिन अब दादागिरी इसराइल कर रहा है, दादागिरी ईरान कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ये हमारा कब्जा है, इस पर हम अपने जरिए से जो है एक नया कानून नाफिज करेंगे, एक नई जमीन बचाएंगे, एक नई कंपनी करेंगे। ये सारी चीजें मीडिया पे चल रही है, आप देख रहे हैं। हाँ साहब, आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ देगा? देखिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि दो हफ्ते का वक्त लिया है निर्णय लेने के लिए कि हमें हमला करना है ईरान पर या नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते, अभी देखिए, अगर मैं कहूँ तो लगभग जो है 1 हफ्ता जो है गुजर गया है, 6 दिन लगभग इस जंग को निकल गया है। 6 दिन यानी 1 हफ्ते की जंग का जो है 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गए। 7 दिन की जंग का रिजल्ट ये निकला है कि 65% अभी तक ईरान का इसराइल पर कब्जा रहा है। और आपका सवाल है कि साथ देगा या नहीं देगा अमेरिका? अमेरिका को साथ देना होता तो वो पहले ही दिन आ गया होता, दूसरे ही दिन आ गया होता, तीसरे ही दिन आ गया होता। लेकिन अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वहां के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो इस बार जो सदर बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, जो इलेक्शन उन्होंने जीता है, वो इस बेस पे जीता है कि उन्होंने अमेरिका के लोगों को कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। ऐसे लिए उन्होंने गाजा में सीज फायर कराया, इसराइल और गाजा में। उसके बाद सीज फायर कराया इंडिया और पाकिस्तान में। देखिए, मीडिया पे चल रहा है कि सीज फायर उन्होंने कराया। और अगर ये इसराइल का साथ देते हैं तो फिर ये दुनिया कहेगी कि भैया आप सीज फायर करा रहे हो, आप यहाँ इसराइल का साथ दे रहे हो। ये एक सवालिया निशान अमेरिका के लिए हो सकता है। और दूसरी बात है कि अमेरिका के आने का मतलब आप जानते हैं, अगर अमेरिका आया तो वहां पर पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि आप डायरेक्ट जो है जंग में ना आइए। यानी एक तरीके से ये धमकी है पुतिन की, किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि आप डायरेक्ट जंग में ना आइए। अगर आपको ईरान छेड़ता है तो आप आइए, आप डायरेक्ट अगर आप आते हैं तो फिर ईरान के बचाव में मुझे भी उतरना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो है इसराइल का साथ देगा। क्या वो जो कुछ भी हमला हो रहा है वो अमेरिका के ही जरिए से हो रहा है, वो पीछे पीछे तो दे ही रहा है साहब, भले ज़ाहिर न दे। मतलब ईरान की जो जंग है, ईरान का जो जवाबी हमला है, जो ईरान जवाबी हमला कर रहा है, इसकी तारीफ जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी एक सवाल है और इसमें यकीनन तारीफ है और ईरान की तारीफ है कि आप देख लीजिए सालों में, यानी कह लीजिए और कम सालों में ईरान ने जदीद टेक्नोलॉजी बना ली है। आप देखिए, खाली मिसाइलों का नाम सुन लीजिए, सेजन, खैबर शिकन, फतह, आज कासिम सुलेमानी,
या जहरा, अभी कई ऐसी मिसाइलें हैं जो आना बाकी है नजर आम पर, और वहाँ के जो साइंसदान थे, जो मिसाइल मैन, उनको कह दिया जाए कि उन्होंने ये कहा था कि अभी जो इसराइल पर ये जो बमबारी हो रही है, जो ये मिसाइलों का हमला हो रहा है, ये तो हमारी 20-30 साल पुरानी मिसाइलें हैं, उससे हम फायदा उठा रहे हैं। भाई हमारी जदीद नई टेक्नोलॉजी का आना बाकी है। तो ईरान ने इस फील्ड में बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है। या आप उसको 70 सालों से 75 सालों से जो भी कह लीजिए, बहुत वहाँ के जवानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी पढ़ाई करके एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है, और कुछ जो मदद वो रूस और चाइना से भी उन्होंने ली है। लेकिन अब ईरान जो है खड़ा है, वो किसी का मुकाबला कर सकता है अपनी नई जदीद टेक्नोलॉजी से। मतलब ईरान की इस जंग में एक नाम आयतुल्लाह खामेनी साहब का, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, बहुत ही आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये भी मीडिया में एक नाम है। हालांकि इस जंग में खामनेई साहब का नाम आया है, वरना आप देखेंगे तो खामनेई साहब का नाम बहुत पहले से चल रहा है। खामनेई साहब एक नाम है, यकीनन वो सुप्रीम लीडर है ईरान के। जहां पर खुमैनी साहब ने निजाम को छोड़ा था, ईरान के निजाम को छोड़ा था, वहीं से खामनेई साहब ने उस निजाम को उठाया है और उसी निजाम को लेकर चले। यानी जो खुमैनी साहब का निजाम था ईरान के लिए, उस निजाम को लेकर चले। और जो रसूल अल्लाह का निजाम था, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो सीरत अहले बैत थी, उसी सीरत को खामनेई साहब लेके चले हैं। और खामनेई साहब क्यों ना नाम उनका होगा, क्यों ना सुप्रीम लीडर बने, वो किसी एक घर के नहीं है, तो वो किसी एक आदमी के सुप्रीम लीडर नहीं है। आप देख लीजिए, ईरान में यहूदी इबादत खाना है, वहाँ के यहूदी सांसद भी है, चर्च भी है, ईसाई भी है, सब प्यार करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर से। तो वो उनका ऐसा किरदार है, उनका ऐसा कैरेक्टर है कि हर किसी को वो अपने सीने से लगा लेते हैं। हालांकि बहुत सी वीडियो इसमें वायरल हुई है, लेकिन वो सब वीडियो बड़ी पुरानी है। खामनेई साहब की जो किसी से बच्चों से, देखिए बच्चे से कितना लगाव, ये भी सीरत अहले बैत पर उन्होंने अमल किया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को यकीन बच्चों से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था, और उसी पर वो भी अमल कर रहे हैं कि बच्चों से बहुत लगाव है। यकीन बच्चे शहीद, यानी जो शहीद के जो बच्चे होते हैं उनके घर पे जाते हैं, मिलने जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि बच्ची कह रही थी कि आप फला जगह जो है कब्रिस्तान में गए थे, मेरे बाबा की फला मंतके में कब्रिस्तान है, आप मेरे बाबा की कब्रिस्तान पे नहीं गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक नहीं दी, इंशाअल्लाह अब जाऊंगा तो तुम्हारे बाप की कब्रिस्तान पे, तुम्हारे वालिद मोहतरम की कब्रिस्तान पे मैं फातिहा जरूर पढ़ूंगा। तो ये किरदार में पेश करते हैं, इसलिए वो सुप्रीम लीडर बने हुए। अब तो ईरान नहीं, अब तो दुनिया देखेगी कि वाकई में दुनिया के सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं, वो बड़े नेता बनने जा रहे हैं। आप देखा जाए तो उनके अंदर एक मंतिक है, वो पीछे से कोई ताकत है जो उनसे बुलवा रही है, और वो चाहती है कि शियत जो है वो आगे बढ़ने ना पाए। और इसी तरीके से शिया सुन्नी में लड़ाई करवाई जाए और शिया यहूदी में भी लड़ाई करवाई जाए। ये एक पुरानी ताकत है जो पिछले कई सालों से शियत के पीछे लगी हुई है, और वो चाहती है कि शियत जो है बिखर जाए, उसका शिराजा बिखर जाए, ये टूट जाए। लेकिन उनको पता नहीं है कि शियत जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और जिनको इश्क इमाम अली हो जाता है वो अपनी जगह पर रहते हैं, उसी सीरत पर अमल करते हैं, वो कभी बिखरते नहीं, वो एक रहते हैं। इसकी मिसाल करबला का मैदान है, जहाँ पर 72 थे लेकिन सब एक थे, अपने इमाम की मार्फत रखते थे, अपने इमाम की मार्फत रखते थे और अपने इमाम को पहचानते थे। तो आखिर में आलम इस्लाम को क्या मैसेज देना चाहिए? आलम इस्लाम को ये मैसेज देना चाहिए कि देखिए, आप हक का साथ दीजिए, बातिल का साथ मत दीजिए, आप मजलूम का साथ दीजिए, जालिम का साथ मत दीजिए, आप सच का साथ दीजिए, झूठ का साथ मत दीजिए। आप अपने अंदर और अपने दरमियान जो आपके दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है, उनको पहचानिए, उनको निकाल के बाहर फेंकिए, और दुनियावी लिहाज से जो है इत्तेहाद का पैगाम होना चाहिए, उस पैगाम पर आप कायम रहिए। दर्शकों, हमारे साथ मौलाना शानिया हैदर साहब ने जो ईरान पे जो जंग चल रही उसके ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हक का साथ दे, बातिल का साथ ना दे। बहुत ही अच्छा मैसेज था। आपने हमारा पूरा इंटरव्यू देखा, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।